हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ अच्छी ही चल रही होगी। आज हम आपके लिए एलएलबी थर्ड ईयर का विषय लाए हैं, साम्य विधि। पिछली वीडियो में हमने आपको साम्य की विधि और उसकी प्रगति के बारे में बताया था। आज हम आपको साम्य का उद्भव एवं विकास बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। रोम में साम्य का उद्भव एवं विकास। भारत में साम्य का प्रादुर्भाव इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड में रोम की, यानी कि रोम से इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड से भारत में आया। सबसे पहले रोम में ये विधि का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में, उसके बाद भारत में। रोम में इसका उद्भव विधि की कठोरता को कम करने एवं उसे सरल बनाने के लिए हुआ। साम्य के अस्तित्व में आने से पहले रोम में समस्त लौकिक शक्तियाँ सम्राट के हाथों में केंद्रित थीं। यानी कि यहाँ जो शब्द दिया गया है लौकिक, लौकिक का अर्थ है लोक से। समस्त लोक शक्तियाँ सम्राट के हाथों में थीं। सभी प्रकार के मामलों में उसका निर्णय अंतिम और निरपेक्ष माना जाता था। सभी प्रकार के अधिकारों के लिए 5 प्रकार की विधिक कार्रवाइयाँ थीं। इनका पालन किया जाता था। यदि कोई सिविल अधिकार इन कार्रवाइयों के अंतर्गत नहीं आता था तो उसके लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। तर्क ये था कि औचित्य एवं नैतिकता के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। प्रेटर एवं साम्य का प्रादुर्भाव। विधि की कठोरता को कम करने एवं साम्य की खोज करने का महत्वपूर्ण श्रेय वहाँ के प्रेटर को है। ईसा पूर्व सन 366 में वहाँ प्रेटरों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता था। इन्हें सर्वोच्च न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। कालांतर में इन्हें विधायी शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गईं। कालांतर से तात्पर्य यहाँ यह है कि जैसे कि यहाँ सर्वोच्च न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थीं, इसके कुछ समय बाद उन्हें विधायी शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गईं। यानी कि कालांतर यानी कि कुछ समय के बाद कुछ काम करना, जिसके अंतर्गत वे विधियों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकते थे। इस प्रकार विधियों का निर्माण एवं उनका प्रवर्तन दोनों ही प्रेटरों के हाथों में था। अब हम इंग्लैंड और भारत में साम्य विधि के उद्भव का विकास बताएंगे। चलिए, इंग्लैंड में साम्य के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करने के लिए हमें अतीत में चलना होगा। अतीत में भी 13वीं शताब्दी तक जाना होगा, जब एडवर्ड प्रथम का शासन था। एडवर्ड प्रथम के शासन का काल तक इंग्लैंड में एक ही विधि प्रचलित थी, जिसे सामान्य विधि कहा जाता था, यानी कि कॉमन लॉ। इसका प्रशासन 3 अलग अलग न्यायालयों द्वारा किया जाता था। नंबर 1 राज्य न्यायालय, नंबर 2 सार्वजनिक प्रतिकथन न्यायालय, नंबर 3 राज्य कोष न्यायालय। सामान्य विधि देश के रीति रिवाजों एवं प्रथाओं पर आधारित थी और एडवर्ड प्रथम के शासनकाल तक इसने एक निश्चित रूप धारण कर लिया। चांसलर, जैसा कि हमने ऊपर देखा, एडवर्ड प्रथम के शासनकाल तक देश में सामान्य विधि एक निश्चित रूप धारण कर चुकी थी और उसका प्रशासन 3 अलग अलग न्यायालयों द्वारा किया जाता था। इन तीनों न्यायालयों में से अंतिम न्यायालय अर्थात राज्य कोष का न्यायालय मात्र सामान्य विधि का न्यायालय ही नहीं था, वरन वे शासन का एक प्रशासकीय विभाग भी था। उसके सचिवालय को चांसलरी के नाम से पुकारा जाता था और उसका प्रधान चांसलर कहलाता था। शुरू में वे न्यायाधीश
न होकर सम्राट का प्रधानमंत्री और उसकी परिषद का सर्वोच्च सदस्य होता था। सामान्य विधि की इस कठोरता, औपचारिकता एवं दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण ही इंग्लैंड में साम्य का प्रादुर्भाव हुआ। 16वीं शताब्दी, साम्य के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। 16वीं शताब्दी में साम्य के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का एक सूत्रपात हुआ। अब साम्य के न्यायालय अर्थात चांसलरी ने आक्रमक घटना, कपट, विश्वासघात से संबंधित मामलों का विनिश्चय करना भी शुरू कर दिया। इस शताब्दी में जिन नियमों का विकास हुआ वे साम्य एवं शुद्ध अंतःकरण के नियम कहलाए। 17वीं शताब्दी, परिवर्तन का युग। साम्य के विकास के इतिहास की दृष्टि से हम अब एक ऐसे युग में प्रवेश करते हैं जिसे रूपांतरण का युग कहते हैं। अभी तक चांसलर पादरी लोग हुआ करते थे जो रोम विधि के अच्छे जानकार होते थे एवं कठिन और जटिल मामलों का विनिश्चय करने अंतःकरण के अनुसार किया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये पद पादरियों से विधि विशेषज्ञों के हाथों में आने लगा। कार्डिनल वोल्जी यक्र का आर्कबिशप अंतिम महान धार्मिक चांसलर था। उसके उत्तराधिकारी के रूप में सन 1510 में सर टॉमस मोर ने चांसलर का पद ग्रहण कर लिया, जो एक महान विधि विशेषज्ञ थे। सर टॉमस मोर के बाद एल्स मोर, वेकन आदि चांसलर हुए। पादरियों से विधि विशेषज्ञों के हाथों में चांसलर का पद हस्तांतरित होने से साम्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि पादरी चांसलरों ने साम्य का विरचन किया और विधि विशेषज्ञ चांसलरों ने उसका रूपांतरण किया। इन्होंने न्यायालय की प्रक्रिया को काफ़ी सरल और सहज बना दिया। इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण चांसलर लॉर्ड नॉटिंघम थे। याद रखिएगा ये नाम, लॉर्ड नॉटिंघम, जिन्होंने सन 1673 से 1682 तक के अपने अल्प कार्यकाल में साम्य को सुनिश्चित एवं व्यवस्थित रूप प्रदान किया। साम्य के नियमों को क्रमबद्ध करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही कारण है कि लॉर्ड नॉटिंघम को आधुनिक साम्य के जनक कहा जाता है। याद रखिएगा ये नाम, लॉर्ड नॉटिंघम, ये जो थे साम्य, आधुनिक साम्य के जनक थे। ये इन्होंने आधुनिक में साम्य का प्रादुर्भाव किया था। लॉर्ड नॉटिंघम। 18वीं शताब्दी, साम्य का चरम उत्कर्ष। 18वीं शताब्दी तक साम्य अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसी समय चांसलरी ने साम्य के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इस शताब्दी के अंत तक इसने एक नियम पद्धति का रूप धारण कर लिया। अब विधि प्रतिवेदनों तथा पाठ्य पुस्तकों में भी उसे स्थान दिया जाने लगा। यही साम्य के उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त किंतु एक रोचक इतिहास है, जिसका सन 1873 एवं 1875 के न्यायतंत्र अधिनियमों द्वारा सामान्य विधि के विलय के साथ अंत होता है। भारत में साम्य का उद्भव एवं विकास। हिंदू विधि में साम्य का उद्भव। भारत में साम्य के उद्भव का इतिहास हिंदू काल से ही शुरू होता है, जबकि शास्त्रकार पुरातन विधियों को समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनाने तथा उनमें विरोध उपस्थित होने पर साम्यक व्यवस्था प्रदान करते थे। उस समय साम्य युक्ति के रूप में प्रचलित था।
जैसा कि बृहस्पति ने कहा, केवल धर्मशास्त्रों पर ही आश्रित होकर निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। युक्तियुक्त विचार से धर्म की हानि होती है। मुस्लिम विधि एवं साम्य। मुस्लिम विधि में भी साम्य को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सुन्नी शाखा के हनफी संप्रदाय के संस्थापक अबू हनीफा ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार विधि के नियमों को उदार व्याख्या द्वारा आपास्त किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में इन सिद्धांतों को इतिहासन अथवा विधिक साम्य कहा जाता था। स्वयं पैगंबर साहब ने युक्ति एवं विवेक के रूप में साम्य की व्यवस्था दी। एक बार पैगंबर साहब ने अपने मुअज्जम से पूछा कि तुम अपने विनिश्चय किस पर आधारित करोगे। मुअज्जम ने उत्तर दिया, खुदा के ग्रंथ पर, और अगर उससे भी मदद ना मिली तो पैगंबर के दृष्टांत पर, और अगर उससे भी काम ना चला तो अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूँगा। पैगंबर ने हाथ उठाकर कहा, ये खुदा की तारीफ है जो अपने पैगंबर के दूतों को राह दिखाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं साम्य का निवेश। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम बार अंगल साम्यक सिद्धांतों को लागू किया। उसके शासनकाल में विभिन्न परिनियमों द्वारा ये व्यवस्था की गई कि ऐसे वादों का विनिश्चय जिनके लिए विधि के अंतर्गत कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो, साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतर्करण के सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। तभी से ये व्यवस्था निरंतर चली आ रही है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का बटन भी दबाइएगा जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो आपके पास प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।